अगर आपके पास कोई ऐसा चेक है जो डिसऑनर हो गया है और आपने समय से उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया, तो समझ लीजिए आपका पेमेंट फिर मिलने वाला नहीं है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश मोहन गुप्ता। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपना कोई माल सप्लाई किया है अपने किसी कस्टमर को, या कोई सर्विस दी है उसको, उसने आपको चेक भी दे दिया है, लेकिन जब आपने वो चेक बैंक में डाला तो वो चेक बैंक द्वारा वापस लौटा दिया गया, यानी वो चेक बाउंस हो गया या वो चेक डिसऑनर हो गया। तो दोस्तों, ये बड़ा एक बिल्कुल टाइमली एक्शन लेने वाला एक काम हो गया है आपके लिए, यानी ये एक टाइम बाउंड प्रोग्राम आपके लिए हो गया है अगर आप उस पैसे को रिकवर करना चाहते हैं। मैं बताऊंगा कैसे और कितने दिनों में आपको इसके ऊपर एक्शन लेना है। दोस्तों, जो चेक डिसऑनर होता है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे आपको किसी ने चेक दिया, उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो बैंक आपको बताएगा कि वहां इनसफिशिएंट फंड्स हैं। उसके अलावा दोस्तों, यह भी हो सकता है कि जिसने आपको चेक दिया उसने चेक तो आपको दे दिया, सामान आपसे ले लिया या सर्विस आपसे ले ली और उसके बाद उस चेक का स्टॉप पेमेंट करा दिया। दोस्तों, यह भी हो सकता है कि उसने आपको चेक दे दिया एक ऐसे अकाउंट का जो वो या तो पहले ही बंद कर चुका है, चेकबुक उसके पास रह गई है, या फिर आपको चेक देने के बाद उसने वो अकाउंट बंद कर दिया है। दोस्तों, चेक डिसऑनर होने के एक दो कारण और भी हो सकते हैं, जैसे आपका जो चेक आपने जमा किया वो कहीं से कटा फटा है, वो जमा हो गया, या उसकी जो डेट है वो 3 महीने से पुरानी है। यानी आजकल दोस्तों, कोई भी चेक जो उसकी डेट है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको उसका पेमेंट ले लेना चाहिए बैंक में वो चेक जमा करने के बाद। दोस्तों, ये भी हो सकता है कि वो उसके सिग्नेचर डिफर हो रहे हों। जिसने आपको चेक दिया, बैंक आपको कहे कि जिसने साइन करे हैं उसके सिग्नेचर हमारे पास जो सिग्नेचर उन्होंने दिए थे उससे मिलान नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, कोई भी कारण से चेक वापस आपका हो सकता है, इनमें से जो मैंने आपको बताए हैं। मेजरली जहां आप केस कर सकते हैं दोस्तों, वो क्या कारण है, जैसे अगर आपका चेक जो वापस आया है उस पर बैंक लिख के देता है कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, यानी इनसफिशिएंट फंड्स हैं, या उसने अपना अकाउंट बंद कर दिया है, या उसने स्टॉप पेमेंट कर दिया है। जी हां दोस्तों, अगर आपको चेक देने के बाद वो स्टॉप पेमेंट करता है तब भी आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक टाइम बाउंड प्रोसेस है। अगर आपने उसको मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना पैसा डुबो दिया। तो दोस्तों, इसका टाइम लिमिट क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जब आपका चेक अगर ये डिसऑनर या बाउंस हो जाता है तो बैंक आपको राइटिंग में इंफॉर्म करता है और उसको बोलते हैं मेमो ऑफ रिटर्न। यानी बैंक क्या करता है, एक मेमो ऑफ रिटर्न नाम का एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पेपर होता है, उस पर वो लिखता है कि भाई आपने ये चेक जमा किया था, लेकिन ये चेक वापस आ गया है जिसने आपको दिया था उसके बैंक से, और उसका क्या रीजन है, किस रीजन से वापस आया। साथ में वो आपको जो ओरिजिनल चेक आपने जमा किया था वो चेक भी लगा कर देता है कि देखो ये उसका प्रूफ है, ये वापस आ गया। दोस्तों, जिस दिन आपको ये बैंक आपको ये जो मेमो दे दे, यानी जो इन्फॉर्म कर दे, जिस दिन आप रिसीव कर लें, उसके 30 दिन के अंदर, जी हाँ इसको नोट कर लीजिएगा, उसके 30 दिन के अंदर आपको अपने उस बायर को, या को कुछ भी हो सकता है, कोई भी लीगल लायबिलिटी हो सकती है, माने आपने कोई लोन दिया है उसका रीपेमेंट है, तो उसके 30 दिन के अंदर आपको उसको एक नोटिस भेजना है। दोस्तों, ये नोटिस आप अपने से भी भेज सकते हैं या ये नोटिस आप किसी एडवोकेट के थ्रू भी भेज सकते हैं। और उस नोटिस में दोस्तों आपको करना क्या है, लिखना क्या है, उसमें आपको बताना होगा कि भाई आपने ये मुझे चेक दिया था, किस लिए आपने चेक दिया था, मैंने क्या आपको सप्लाई किया था, सर्विस दी थी, कोई माल दिया था, या मैंने आपको लोन दिया हुआ था उसका रीपेमेंट आपने किया, तो आप पहले बताइए कि आपने ये चेक इस कारण से मुझे दिया था और ये चेक आपके बैंक द्वारा वापस कर दिया गया है बिना पेमेंट के, यानी डिसऑनर कर दिया गया है या ये बाउंस हो गया है। और फिर आप उसको कहिए कि भाई देखिए, आप 15 दिन में आप इसका ये पेमेंट मुझे कर दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत मैं कोर्ट में आपके अगेंस्ट
कंप्लेंट कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, इसको कंप्लेंट बोलते हैं कि आप एक कंप्लेंट करते हैं कोर्ट में, तो आप उनको एक 15 दिन का नोटिस दे दीजिएगा। दोस्तों अगर वो 15 दिन के अंदर आपको कोई जवाब नहीं देते या आपका पेमेंट भी नहीं करते, तो फिर आपको ये जो कंप्लेंट करनी है कोर्ट में, वो करनी है उस 15 दिन के खत्म होने के 30 दिन के अंदर। तो दोस्तों ये टाइमलाइन आप दोबारा देख लीजिएगा। जब आपको बैंक से इंटीमेशन मिल जाए, उसके 30 दिन के अंदर आपको नोटिस देना है। नोटिस में 15 दिन का उनको टाइम देना है कि भाई या तो पेमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज आई विल फाइल दिस कंप्लेंट। और जब वो 15 दिन कंप्लीट हो जाए, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये कंप्लेंट फाइल कर देनी है। दोस्तों इसकी जो खास बात है वो ये है कि ये एक क्रिमिनल केस माना जाएगा। जी हाँ, ये सिविल केस नहीं है, ये क्रिमिनल केस है, और जिसके अगेंस्ट आप फाइल करते हैं वो एक्यूज माना जाता है जैसे ही आप वो कंप्लेंट फाइल करते हैं और कोर्ट उसको बुलाता है। और दोस्तों ये जो आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, या तो आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने करेंगे या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने आप ये अपनी कंप्लेंट उनको सबमिट करेंगे। और दोस्तों यहां शायद आपको एक किसी वकील की जरूरत पड़ेगी जो आपका केस फाइल करेंगे और कोर्ट में आपके बिहाफ पर वहां पर आर्गुमेंट करेंगे, यानी आपका केस लड़ेंगे। दोस्तों इस जो आप कंप्लेंट फाइल करेंगे उसमें जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं जब आप ये कंप्लेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 में फाइल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इसमें जो मेमो ऑफ रिटर्न है वो लगाएंगे, जो चेक आपको वापस आया है वो लगाएंगे। फिर उसके बाद आप इसमें जो नोटिस आपने दिया था, जो मैंने आपको बताया कि जब आपका 30 दिन के अंदर आपको 15 दिन का नोटिस देना है, वो आप बताइए, क्योंकि कोर्ट ये कहता है कि आप बिना नोटिस दिए ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। तो आपको प्रूफ देना होगा कि साहब मैंने ये नोटिस उनको भेजा था। और हाँ दोस्तों एक बात और, आपको ये भी प्रूफ करना होगा कि ये जो नोटिस है ये उनको डिलीवर हो गया, क्योंकि ऐसे नहीं कि आपने वहां पर कोई नोटिस भेजा नहीं, नोटिस बनाया, अपने पास रखा और यहां कोर्ट में चले आए। तो आपको कोर्ट को यह भी प्रूव करना होगा कि साहब देखिए ये जो नोटिस था ये बकायदा उनको डिलीवर हुआ है। दोस्तों इसका डिलीवरी का मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा एक सलाह देता हूं कि आप अगर इसको स्पीड पोस्ट से भेजें तो एक तो आपके पास जो एड्रेस हो रिसेंट, वो आप उस एड्रेस पर भेजिएगा इसको। अगर ये कंपनी है तो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से भी चेक कर सकते हैं कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, आप वहां भेजिए। या जहां आपने उनको माल सप्लाई किया है, जहां से कम्युनिकेशन होती है, जो आपके पास लेटेस्ट एड्रेस है, आप उस एड्रेस पर भेजिए। और अगर आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों आजकल तो आप उसको अपने स्पीड पोस्ट को ट्रैक कर सकते हैं आराम से और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं कि ये उनको कब डिलीवर हो गया। तो आप वो जो ट्रैकिंग रिपोर्ट है आप वो भी इसके साथ लगा दीजिएगा कि देखिए ये हमने इनको भेजा था नोटिस और ये उनको इस दिन रिसीव हो गया। ये हमारा पोस्ट ऑफिस की ये उनकी सपोर्ट है। दोस्तों फिर आपको एक यहाँ पर ये भी आपको बताना चाहिए कि ये एक लीगल लायबिलिटी थी उनकी। ये चेक जो है उन्होंने दिया है वो एक लीगल लायबिलिटी थी उनकी, क्योंकि लोग बाग अधिकतर जो आपकी अपोजिट पार्टी है वो इसको कंटेस्ट करेगी। कभी वो कहेगी कि साहब हमने तो चेक इनको रखने के लिए दिया था एज सिक्योरिटी, कभी कहेंगे हमने पोस्ट डेटेड चेक दे रखे थे, हमने इनको ये कहा नहीं था कि आपको ये चेक डालना है, या हमने इनको किसी माल के अगेंस्ट नहीं दिया, या अभी हमारा इनसे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, या हमने तो कोई ऐसे कोई एडवांस चीज़ के लिए हमने इनको दिया था, अभी हमारी लायबिलिटी है ही नहीं उस चीज़ की। तो दोस्तों आपको ये भी प्लीज़ आप इसमें नोटिस में इंश्योर कीजिए कि आप लगा दें और बता दें कि कैसे भैया लीगल लायबिलिटी है। यानी आपका अगर कोई बिल है उसकी कॉपी लगाई है, कोई आपकी जीआर है, बिल का एक्सेप्टेंस है, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आप इसमें प्लीज़ आप नोटिस में लगाइए। बाकी आपके जो एडवोकेट है वो आपको बताएंगे। और हाँ दोस्तों मैं आपको एक बात और यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसे मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जो मेरा विज़न है वो ये है कि ये जो YouTube चैनल है एमएसएमई हेल्पलाइन, इसको मैं एक ऐसा चैनल बनाना चाहता हूँ जो एक सिंगल विंडो चैनल होगा किसी भी एमएसएमई के लिए। तो हमने एक लीगल टीम भी क्रिएट कर दी है। अब आप हमसे कोई भी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं, हमें मेल कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसके लिए परफेक्ट लीगल एडवाइस दे सकें। दोस्तों एक चीज और,
अब अगर किसी कंपनी ने यानी एक प्रोपराइटर ने अगर आपको चेक दिया है या पार्टनरशिप फर्म ने चेक दिया है तब तो ठीक है, जो उसके प्रोपराइटर हैं या पार्टनर हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं और आपको जो कंप्लेंट करनी है फर्म के साथ साथ उन इंडिविजुअल जो पार्टनर्स हैं उनके अगेंस्ट भी करनी है। क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, तो क्रिमिनल ऑफेंस तो नेचुरली कोई नेचुरल पर्सन ही कमिट करेगा। इन केस ऑफ कंपनी आप ये और देख लीजिएगा कि वो सब लोग जो इंचार्ज हैं या रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ द कंपनी और फॉर द कंडक्ट ऑफ द कंपनी, वो सब भी इसमें रेस्पॉन्सिबल होंगे। यानी अगर, और डायरेक्टर्स तो सभी डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे इसमें, उनको छोड़ के जो नॉमिनी डायरेक्टर हैं या किसी गवर्नमेंट ने अगर उनको कहीं किसी कंपनी में अपॉइंट कर रखा है तो सभी डायरेक्टर्स के अगेंस्ट आपको कंप्लेंट करनी है। अगर डायरेक्टर्स ने ऑथराइज कर रखा है किसी मैनेजर को, सीईओ को, सीएफओ को, ही विल आल्सो बी रेस्पॉन्सिबल और आपको उनके अगेंस्ट भी जो अपनी कंप्लेंट करें उनका नाम भी इसमें ऐड करना है। दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि इस कंप्लेंट से आपके पेमेंट मिलने की उम्मीद क्यों है। क्योंकि दोस्तों इसके जो रूल्स रेगुलेशंस और जो गाइडलाइंस हैं और जो एक्ट है वो बहुत एकदम स्ट्रिक्ट है। वो ये कहता है कि अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि हां आपका ये लीगल लायबिलिटी के तहत आपको ये चेक मिला, जिसने आपको चेक दिया वो लीगली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी थी कि वो आपको ये चेक दे, उसने आपको ये चेक दिया और फिर भी उसने पेमेंट नहीं करा, तो दोस्तों उसका पनिशमेंट जानते हैं, उसको 2 साल तक की जेल हो सकती है या फिर जितने का वो चेक है उससे डबल अमाउंट की उसको कोर्ट कह सकता है कि इतना पैसा दो, और या दोनों चीज कह सकता है। यानी ये कहे कि भैया 2 साल की सजा भी आप जरा जेल में रहकर आओ, साथ में इनको डबल पेमेंट भी कर दो, जितना पैसा का, जितने रुपए का आपने ये चेक इनको दिया था और वो डिसऑनर करा दिया था। अब दोस्तों बात एक और आती है कि आखिर आप ये जो कंप्लेंट फाइल करेंगे उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, यानी आप कहां पर ये कंप्लेंट फाइल करेंगे। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपने जिसको माल सप्लाई करा वो बॉम्बे का रहने वाला है, वो कंपनी बॉम्बे में कंपनी है। अब आपका ये जो चेक आपने दिल्ली में आपकी जो बैंक है वहां पर आपने इसको जमा किया और वहां से आपको इंफॉर्मेशन आई कि भैया ये चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो क्या अब आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा? क्योंकि जो चेक जिसने इशू करा वो तो कहेगा कि भैया मैंने तो ये बॉम्बे में इशू करा था चेक और ये अब आप बॉम्बे आ जाओ अगर लड़ना है तो दोस्तों मुझे ये आपको बताते हुए खुशी है कि अब इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। यानी जिसका पास ये चेक आया और वो जो चेक डिसऑनर हो गया, वो जहां पर उसका बैंक है वो वहां भी केस फाइल कर सकता है और वो चाहे तो वहां भी केस फाइल कर सकता है जिसने उसको चेक दिया वहां उसका जहां बैंक था। यानी दोस्तों जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप एक दिल्ली के एमएसएमई हैं, आपने माल सप्लाई करा बॉम्बे में, तो आप चाहें आपका अकाउंट बैंक अकाउंट दिल्ली में है, आपने दिल्ली के बैंक अकाउंट में लगाया है ये चेक और वहां से आपको इंटीमेशन आई है कि भैया चेक बाउंस हो गया, तो आप दिल्ली में जो मैंने आपको बताया था कि किस कोर्ट में आप लगा सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में जैसे आप लगा सकते हैं या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में, तो आप अपना दिल्ली की कोर्ट में ये फाइल कर सकते हैं। और फिर आप सोचिए कि आपका जो बायर है या जिसको आपने सर्विस दी है उसको हर डेट में आना पड़ेगा दिल्ली की कोर्ट में। जी हां, और सबसे पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी बेल एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और उसको अपनी बेल लेनी पड़ेगी। और दोस्तों एक बात और, अब कुछ और अमेंडमेंट्स हुए हैं इसमें एक ही अमेंडमेंट हुआ है कि अगर अपोजिट पार्टी यानी जो आपका जिसने आपको चेक दिया वो आके ये कहता है कोर्ट में कि साहब नहीं, मैं डिस्प्यूट करता हूं, ये पेमेंट में देनदारी मेरी है ही नहीं, इसमें ये तो चेक किसी और वजह से दिया था, मेरा चेक खो गया था, अटरम शटरम जो भी चाहे वो कह सकता है। तो अगर वो डिस्प्यूट करता है, अगर वो पेमेंट कर देता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो डिस्प्यूट करता है तो फिर कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि भाई आप पहले 20% इनको दे दो और फिर उसके बाद आगे की बात चलेगी। तो पहले उसको 20% आपको यानी जो इसने कंप्लेंट करी है उसको देना पड़ेगा। बाद में दोस्तों अगर आप गलत साबित होते हैं और ये कोर्ट का ये डिसीजन होता है कि वो उनको छोड़ देते हैं,
तो आपको ये जो 20% अमाउंट है ये बैंक के इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर ये हुआ कि वो कोर्ट ने ये डिसाइड करा कि नहीं ये ठीक है और तुमको ये पेमेंट इनको करना है उतना या डबल या जो भी कोर्ट आदेश करेगी, और वो जो अपोजिट पार्टी है वो उसकी अपील करना चाहती है और वो उसके बाद या तो जैसे डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाए तो वहां पर वो चाहे कि वो मैं अपील करूं, तो दोस्तों वहां पर भी जो एपिलेट अथॉरिटी है यानी जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट जज हुए तो वहां पर वो भी ये ऑर्डर कर सकते हैं कि आप एक एडिशनल 20% मिनिमम आप और इनको दीजिए, फिर हम आपकी ये अपील जो है वो एक्सेप्ट करेंगे और आगे सुनेंगे। तो दोस्तों ये बड़ा पावरफुल टूल है एमएसएमई के हाथ में या किसी के भी हाथ में, जहां पर अगर आप चेक आपके पास आ गया, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो मैंने आपको टाइम शेड्यूल बताया प्लीज उसको पूरी तरह से उसका पालन कीजिए, उसको एडहेयर कीजिए। और दोस्तों इसी तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेशन और जानकारी देखने के लिए प्लीज ये जो एमएसएमई हेल्पलाइन चैनल है जिसको प्रमोट किया है चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं प्लीज इसको शेयर कीजिए, ताकि वो और भी लोग कुछ जो दुखिया रहे हैं बेचारे जिनको चेक मिल गया। क्या होता है दोस्तों, जो नया नया जब आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो इन चक्करों में ज़्यादा फंस जाता है कि भैया चलो कोई उसको चेक देता है कि भाई चेक ले लो, माल दे दो, वो बेचारा चेक के बदले में खुश होते हुए सोचता है कि चलो ये मेरे को ऑर्डर मिला, मैं इसको माल सप्लाई कर देता हूँ, और वो चेक अगर डिसऑनर हो जाए तो अगर आप इसको शेयर करेंगे तो शायद उनको भी इससे कुछ फ़ायदा हो सके। और दोस्तों आपको फिर भी अगर कोई और लीगल एडवाइस चाहिए इस सेक्शन के बारे में, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 138 के बारे में, या और किसी तरह से अपना पेमेंट रिकवर करने के बारे में इन ए वेरी लीगल ट्रांसपेरेंट मैनर, या आपका और कोई भी लीगल इशू है, तो हमारे पास अब एक एक्सपर्ट लीगल प्रोफेशनल्स की पूरी टीम है यहां पर चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के पास। तो दोस्तों प्लीज आप हमें नीचे दिए हुए मेल एड्रेस पे मेल कीजिएगा और हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। धन्यवाद, नमस्कार।